क्वेश्चन नंबर 54। आज ही कलर चेंज करते हैं। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, जो बिजनेस कोई भी व्यापार है उसका सबसे पुराना तरीका कौन सा है? ये देख, एक तो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? जो मतलब बहुत सारे लोगों की जॉइंट उससे मिली हो। ये कंपनी है, बाद में वो अपने शेयर्स मार्केट में निकाल देती है। ये भी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनियां होती है। इसके अंदर एक से ज्यादा मालिक होते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं इसके अंदर कोई भी मालिक नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप, ये क्या होता है कि मान लो किसी इंसान ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ये अकेला ही इसका मालिक होता है और इसके अंदर जो भी डिसीजन होंगे इसके होंगे। या तो ये एक इंडिविजुअल करे या कोई एक कंपनी करे। जैसे कोई कोई भी कंपनी है, उसने अपने एक नया ब्रांच खोली, उसके सारे फैसले वो कंपनी का सीईओ ही लेगा। या मतलब पूरी प्राइवेट कंपनी है एक तरह से। या कुछ लिमिटेड पर्सन होते हैं लाइबिलिटी। मान लो कल मैंने कोई शॉप खोली, दुकान खोली, उस दुकान का मालिक या तो मैं होऊंगा या मेरे बच्चे होंगे, मतलब मेरे घर के होंगे। मतलब लिमिटेड मेंबर जिसके मालिक हो वो होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। इसे हम ऐसे देख सकते हैं। चलो पहले तो एक मैं इसकी वो लिखवा देता हूँ, स्मॉल सी। इसे सिंपल भाषा में अगर हम बोलना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं? ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसके अंदर जो जो भी फर्म है, फर्म कंट्रोल एंड OWENED, ओन्ड मतलब वो रखना, उसके सारे अधिकार रखना। फर्म कंट्रोल एंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल या सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है सिंगल, या लिमिटेड, स्पेलिंग ठीक नहीं आई दिखे, या लिमिटेड क्या कह सकते हैं, इसे पार्टनर्स कह सकते हैं। मतलब फिक्स है, ये पार्टनर्स वो नहीं है जो साझेदारी वाले होते हैं, मतलब उसके घर वाले। लिमिटेड लाइबिलिटी लिख देते हैं पार्टनर, फिर LIABLITIES। कल को मैंने दुकान खोली तो क्या होगा, मेरे बच्चे इसके क्या होंगे, लाइबल होंगे इसके। मुझे उम्मीद है आ गया होगा समझ। पार्टनरशिप हमें पता है, ऑल ऑफ द अबव हमें पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से? हमारे हिसाब से मतलब ऑफिशियली सोल प्रोप्राइटरशिप। ये कलर अच्छा नहीं है। इन अ मेल ऑर्डर, अगर एक मेल ऑर्डर है, मेल ऑर्डर बिजनेस है, गुड्स आर सोल्ड ऑन, जो मेल ऑर्डर बिजनेस होते हैं, मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है? रिक्वायरमेंट आई, जाके ले लिया, सेल्समैन के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, मेल ऑर्डर बिजनेस है। या हमें ये ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर हमने कुछ चीज़ ली और उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। या जो सेल्समैन टाइप घूमते हैं वो, ये जो मेल और इसके अंदर जो गुड्स है किस तरह बेची जाती है? कैश में चलती है। कैश का मतलब है कि मतलब इसमें नगद होता है जो भी काम होता है। कोई भी उधार, ऐसे लिखते हैं ना उधार, कोई भी उधार इसके अंदर नहीं होता। यही फायदा होता है मेल ऑर्डर बिजनेस का। हमें याद रखना है, मेल ऑर्डर बिजनेस में जो व्यापार होता है किस में होता है? नगद में होता है। कोई भी उधार इसके अंदर नहीं चलता। ये नगद मतलब कैश भी हो सकता है और ऑनलाइन करेंसी भी हो सकती है। रिटेलर हैव डायरेक्ट लिंक विद, जो रिटेलर है इनके डायरेक्ट लिंक किससे होते हैं? ये सबको पता है ना, ये एक मैन्युफैक्चरर है, यहाँ से सामान एक होलसेलर खरीदता है, इस होलसेलर से कौन खरीदता है? रिटेलर खरीदता है, और इस रिटेलर से कौन खरीदता है? कंज्यूमर। ये मैन्युफैक्चर, ये होलसेलर, ये रिटेलर, ये कंज्यूमर। तो ये कह रहे जो रिटेलर है इसके डायरेक्ट लिंक किससे होंगे? कंज्यूमर से तो बेचे गए। अगर हम सोचे कि यहाँ ये लिंक ऐसे है तो इस तरह भी तो जा रहा है।
अगर हम होल सेलर से देखें तो फिर साथ में मैन्युफैक्चर भी तो आ रहा है, उससे थोड़ी ना लिंक। तो ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, खाली होल सेलर नहीं लिख सकते क्योंकि इधर कंज्यूमर भी तो है हमारा। तो अगर हम बेसिकली देखें तो इसका जो एक जो दुकानदार है, जो जिसकी बचपन से जिसकी भी दुकान से आप टॉफी लेकर आते होंगे, उसका आपसे ज़्यादा लिंक होता है बकाया जहाँ से वो सामान लेके आता है। जिस होलसेलर से वो लाता है वहाँ से तो उसने बल्क में सामान लिया और अपनी दुकान पे लाके रख दिया, फिर यहाँ रिटेल में आपको देखता है। तो इसका जो डायरेक्ट लिंक होता है वो आपसे ज़्यादा होता है, तो कंज्यूमर से होता है। तो रिटेलर का लिंक किससे हो गया हमारा? कंज्यूमर से। इसी तरह जो होलसेलर है, सर्व एज लिंक बिटवीन, जो होलसेलर है, होलसेलर कहाँ है ये किस किस के बीच में लिंक सर्व करता है? होलसेलर के एक तरफ मैन्युफैक्चर होता है, एक तरफ क्या होता है? रिटेलर। मैन्युफैक्चर इसने दे दिया तो दूसरा हम क्या बता देंगे? रिटेलर। तो ये क्या हो गया हमारा? रिटेलर हो गया। कंज्यूमर पता है सबको, और रिटेलर कंज्यूमर, रिटेलर यहाँ है, कंज्यूमर यहाँ, तो बीच में होलसेलर का नाम ही नहीं आया। रिटेलर, जो रिटेलर है जिस दुकान से आप टॉफी लेके आते थे, वो डील्स क्या करता है? मतलब आप जाके क्या वहाँ लार्ज क्वांटिटी में लाते थे कि अंकल एक टॉफी का डिब्बा ही दे दो पूरा? ये बेटर क्वालिटी ऑफ गुड। अब बेटर क्वालिटी ऑफ गुड ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी ना रिटेलर का। अब जैसा उसके पास लोग होंगे उस तरह का वो क्वालिटी लाएगा। मान लो वो लेके बैठ गया, मतलब बहुत महंगी, मतलब 10 रुपए वाली एक टॉफी। अब तुम्हें मिलते हैं घर से सिर्फ 1 रुपया खाने के लिए टॉफी का, या पूरे दिन में 1 रुपया मिलता है चाहे तुम इसमें टॉफी खाओ कि कुछ ही करो। तो अब वो बेचारा इतनी बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स लेके क्या कर लेगा? जब तुम खाने वाले 1 रुपए वाले हो तो क्या करना पड़ेगा उसे? ये कोई क्राइटेरिया हुआ ही नहीं रिटेलर का बेचारे का। ऑल ऑफ दी अबव फिर यहाँ बैठता ही नहीं है, जब ये नहीं है ये नहीं है। तो रिटेलर क्या करता है? स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है। बहुत से तो ऐसे हैं कि बहुत से की क्या बताऊँ, मैं अपनी बताता हूँ। जो 1 रुपए की 4 टॉफी आती थी, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ। खैर जब मैं छोटा था तो 1 रुपए की 4 टॉफी आती थी, 1 रुपए के 4 वो छोटे छोटे से बादाम आते थे, और वो एक रुपए की 8 आती थी वो टॉफी, जो वो शेप की नहीं बनी होती, अलग अलग नीली पीली लाल सी, और 1 रुपए के चूरन वगैरह आते थे। तो जब मैं जाता था दुकान पे तो मैं 1 रुपए में कम से कम 6-7 आइटम लेके आता था। एक चूरन, एक टॉफी, और एक एक क्या नाम बादाम ले लिया, एक दूसरे वाली वो ले ली, एक ये ले ली। मतलब 1 रुपए में कम से कम 4 या 5 आइटम तो लेके आता था। तो अब जो रिटेलर है बेचारा बेचारा वो तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है, तो लार्ज क्वांटिटी का तो मतलब ही नहीं है। तो अब सबको समझ आ गया होगा रिटेलर बेचारा, मतलब जो रिटेलर होता है वो कितनी स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है। तो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को क्या करता है? वो सेल करता है। अगर मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो तो स्लो करके देख लेना। होलसेलर डील्स इन, और जो होलसेलर होता है वो डील किसके अंदर करता है? इसका भी एक एग्जांपल बताता हूँ। आपकी गली में पक्का कोई दुकान होगी, या एक दो गली के बीच में एक दुकान होगी, वहां से आप क्या करते हो? मैं औरों की नहीं आपकी ही बताता हूँ। वहाँ आप क्या करते हो? उस दुकान पर जाओगे, अंकल एक काम करो, मुझे वो दे दो, 2 शैम्पू दे दो या 2 बिस्कुट दे दो। मान लो हमने 2 बिस्किट लिए, 2 बिस्किट 10 रुपए का है। हम उनसे कहेंगे डिस्काउंट तो देते ही नहीं तुम। दो दो वो कहेगा मैं 2 बिस्कुट तो 10 रुपए की दूंगा और कहाँ डिस्काउंट दे दूँ तुझे। मगर नहीं, डिस्काउंट नहीं देते। वहाँ बड़ी दुकान से लेके आते हैं, वहाँ डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, वो यहाँ से हम रिटेलर से तो क्या लेते हैं? स्मॉल क्वांटिटी में 10 रुपए के आइटम पे भी हमें 2 रुपए का उसमें डिस्काउंट चाहिए। और जो होलसेलर है वहाँ से हम क्या करते हैं? वहाँ लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं। यहाँ तो हम 2 बिस्किट लेके आ रहे हैं, और बहुत से ऐसे कलाकार होंगे जैसे 2 का भी एक ही लाते होंगे, और एक का भी कहते होंगे 5 रुपए का बिस्किट है अंकल, आधा आधा करके नहीं दे सकते? आज 2.5 रुपए का खा लूंगा, कल 2.5 का खा लूंगा। तो रिटेलर पे तो हम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में डील करते हैं, और उस पर भी कहते हैं 2.5 रुपए का पड़ता है, 2 रुपए का दे दो। यहाँ तो हम ये करते हैं। और जो होलसेलर है वहाँ क्या करते हैं? अंकल एक काम करो, जो बिस्किट का पूरा पैकेट है ना जिसके अंदर 50 पीस निकलते हैं, पूरा दे दो। वो आपको 50 पीस के हिसाब से दे देगा पूरा। मान लो 500 रुपये का पूरे पूरे बिस्किट बैठे, वो क्या करेगा? तुम्हें खुश करने के लिए 10 रुपये का डिस्काउंट दे देगा कि लो बेटा 490 दे दो। हमें क्या लगता है? भाई बहुत तगड़ा डिस्काउंट दे दिया इसने तो ये होलसेलर होते हैं। होलसेलर कैसे डील करते हैं? लार्ज क्वांटिटी में। ये मैंने वैसे ही राम कहानी बताई थी, हमें सिर्फ पढ़ना इतना था। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में, और क्या नाम, रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में। अब ये अंदर की भावनाएं थी, रोक नहीं पाया मैं, तो इसलिए मैंने बता दी
किसी को टाइम पास लगा तो स्किप करके जा सकते, मतलब स्किप करके अगला क्वेश्चन पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। नेक्स्ट, परचेज इंडेंट इजन। जो परचेज इंडेंट होता है वो क्या होता है? देखो परचेज इंडेंट भी क्या है मैं बताता हूँ। आप घर से जाते हो, या तो अभी हम ऑनलाइन का नहीं लेके चलते, इधर ऑनलाइन का कर लेंगे। चलो हम घर से जाते हैं, मम्मी कहती है 2 घड़ी साबुन, 2 निरमा, 2 विम डिश वॉश बार क्या बोलते हैं उसे, और 2 सर्फ एक्सेल, 2 ये, और दो ये ब्रश, 2 पेस्ट, 2 ये। घर से क्या है सामान बना के लेके जाते हैं लिस्ट, इस लिस्ट को ही बोलते हैं इंडेंट। यह हमारी तरफ से जो हम शॉपकीपर को देंगे, हमारी तरफ से क्या है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट से जो हम उसे देते हैं। हम इसे अपने साथ अपने सामने कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं, ये होता है हमारा इंडेंट। अगर हम ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं तो पहले वहाँ एक विश लिस्ट होती है ना, या एक कार्ट होता है, ऐसे वो होता है कुछ सिंबल सा, ऐसे पहिए से लगे रहते हैं इसके अंदर, समझ गए होंगे, कार्ट होता है। उस कार्ट के अंदर जो भी हम आइटम डालते हैं फिर वो दिखाता है इतने इतने का आइटम है, इतने रुपये टोटल हो गए, इतना वो होगा डिस्काउंट। मतलब हमने डाला, अमेजोन की साइट ने ही हमें बता दिया इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, इतना, ये फाइनल एक बन के तैयार हो जाता है। इसी क्या बोलते हैं हम, इंडेंट बोलते हैं। अगर यहाँ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लिखा रहता तो हम उस पर जाते, यहाँ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम यहाँ किस पे जाएंगे? ये क्या है, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, लीगल थोड़ी ना। ये लीगल का मतलब है कि मतलब सरकार ने छाप के दे दिया हो, या कुछ ऐसी लीगल चीज़ है जो टर्म एंड कंडीशन के साथ आती हो, इसे चेंज नहीं कर सकते, बकाया सरकार की मोहर लेकर लाए हो, ऐसे भी नहीं है। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, अपने घर पे बना रखा है पर्चा। और एनी ऑफ अबाव में ये वाला है क्या है, इंटरनल, या हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मल। अगर फॉर्मल आए तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फॉर्मल और डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो इंडियन एक्ट है ये कब पास हुआ था? जहाँ एक्ट होते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हुआ, फार्मास्यूटिकल एक्ट हुआ, ये अलग अलग तरह के एक्ट होते हैं। इसी तरह जो रेमेडी एक्ट था एक हमारा, मैजिक रेमेडी एक्ट था, इसी तरह से ड्रग एंड सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये कब पास हुआ था हमारा? ये हुआ था 1992, 1992 में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सबको पता होगा, जो भी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी क्या शर्तें हैं, मान्य होने कितना वो होता है, किस तरह कॉन्ट्रैक्ट को डील किया जाएगा, किस कॉन्ट्रैक्ट को अगर बीच में तोड़ा गया तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, ये सब क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। बेसिक चीज़ है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है। प्राइस ऑफ ए ड्रग डिपेंड ऑन, जो कोई भी ड्रग है उसका प्राइस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, पढ़ के देखते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, मान लो मैं बेचता हूँ, हाँ मैं एक मतलब आज इंग्लिश का नाम बताते हैं, मैं सबको पता होगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। स्पेलिंग भी नहीं पता मुझे, ठीक है क्या इसकी, योगर्ट, यही ऐसे ही बोलते हैं ना योगर्ट। योगर्ट, मान लो मैं योगर्ट की फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री क्या है, मैंने अपने घर पे योगर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया या फैक्ट्री लगा ली, तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, मिल्क। अगर मिल्क की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो मेरे योगर्ट की कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर मिल्क बहुत सस्ता हो गया, 1 रुपये किलो आ गया, तो ये भी मेरा सस्ता बनेगा। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर तो डिपेंड करेगी मेरी, ड्रग हो या कोई सामान हो। फिलहाल हमने योगर्ट मान लिया सप्लीमेंट, ये ड्रग है, ड्रग का भी सेम हिसाब है। ड्रग ड्रग का जो रॉ मटेरियल है सस्ता होगा तो उसकी कॉस्ट भी सस्ती होगी। गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है कि अगर गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगा रखा है कि भाई जो योगर्ट बनाना है ये हर कोई नहीं बना सकता, इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और इसके लाइसेंस के लिए आपको हर साल इतने रुपए में रिन्यू करना पड़ेगा, ये इसकी लीगल कंडीशन है, इतने से ज़्यादा आपको ये नहीं यूज़ करना, ये नहीं करना, हर महीने सरकार को टैक्स वगैरह देना है। अगर सरकार टैक्स ज़्यादा लेगी तो प्राइस बढ़ेगा, कम लेगी तो प्राइस घटेगा। इस कंजप्शन, ये यूज़ कितना होता है, अगर योगर्ट मतलब दबा के यूज़ हो रहा है तो अगर मेरी, इसके 2 तरीके हैं, अगर कोई चीज़ बहुत यूज़ हो रही है तो कंपनी प्रॉफिट के लिए उसका दाम बढ़ा देती है। लेकिन अगर हम एथिकल, हम तो बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें, अगर इसका कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है तो मुझे लार्ज क्वांटिटी में बनाना पड़ रहा है। और सबको पता है अगर कोई भी चीज़ हम लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं हमें सस्ती पड़ती है। अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में योगर्ट बना रहे हैं, मतलब
5,000 मैट्रिक टन योगर्ट बना रहे हैं तो बहुत सस्ती योगर्ट पड़ेगी, तो उसका प्राइस कम होगा। और अगर बस मेरी 2 ही ढक्कन बिक रहे हैं, मतलब सिर्फ 1 किलो योगर्ट बिक रही है पूरे दिन में, तो बहुत महंगी पड़ेगी मुझे, तो उसका प्राइस मुझे मजबूरी में क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हमारे ड्रग्स का प्राइस क्या है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमें कुछ याद करना ही नहीं पड़ा इसके अंदर, ये तो बस एक दही नहीं पास करवा दिया। हाँ, अब मैं ये भी बता दूँ भाई योगर्ट होती क्या है। वैसे तो सबको पता है, मुझे ही बहुत बाद में पता लगा इसका, मैं इतनी भी बाद में पता नहीं लगा, कई साल से पता। अब तो मतलब जब मैं 10वीं में था तो उस टाइम पे पता लगा मुझे, बल्कि 10 की 12वीं में। जो दही होती है ना, मतलब ये भी अब भी मैं मतलब देसी तरीका बता रहा हूँ योगर्ट बनाने का, असली तरीका तो अलग है। दही है, उसके ऊपर क्या करो, एक कपड़ा, मतलब मसलिन क्लोथ या एक सूती कपड़ा लगा लो, दही के बर्तन को उल्टा कर दो, इसका पानी एक अलग उसमें कलेक्ट कर लो, और ये जो बचेगा ना, इसे दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल दो दही का। जो आपके पास अब ठोस मटेरियल बचेगा, यही क्या होता है, आपका योगर्ट होता है। और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, और इसका पानी भी अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है जो हमने पानी निकाला है बेकार है। पूरी दही खा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बस स्टाइल के अलग अलग सोच ले। सिलेक्शन ऑफ ए ड्रग स्टोर साइट डिपेंड ऑन, जो सिलेक्शन है ऑफ ए ड्रग का, ड्रग स्टोर साइट का, जहाँ ड्रग स्टोर होगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर मुझे अपनी ड्रग बना के स्टोर करके रखनी है कुछ समय तक, तो वो किस पे डिपेंड करेगा मेरा, भाई क्या मेरे हाथ में कितना कैश है, उस हिसाब से तो मैं गोदाम खरीदूंगा, छोटा या बड़ा। हॉस्पिटल प्रोक्सिमिलिटी, उसके हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी क्या है उसके आसपास, वो प्लेस कितना हाइजीनिक है। पता लगा मेरी कोई प्रिपरेशन है, पेरेंटल प्रिपरेशन है, बिल्कुल भी उसके अंदर स्टरलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और जहाँ वो मुझे मिली उसके चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, दुनिया भर का मतलब जो वो है एमसीडी के ट्रक्स आके वहीं कूड़ा पलट के जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में मैं अपनी पेरेंटल प्रिपरेशन है कोई भी ड्रग रखूंगा, वो मैन्युफैक्चर होगी या वो मतलब उसके अंदर गंदगी तो आएगी, तो हाइजीनिक भी डिपेंड करेगा। तो ये भी क्या है, सब कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें ड्रग स्टोर कहाँ करनी है, इसकी साइट। एक होता है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कोडिफिकेशन सुटेबल फॉर, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है, जैसे पहले हमने इसका रख दिया, एक मिनट, हाँ, इसका कोड हो गया 1A, पहले हमने ABCD रखा था, ABC के भी और आ गए 1A 2A 3A 4A 5B, फिर दूसरी कैटेगरी मान लो B है, उसका 1B 2B 3B 4B 5B, ऐसे करके हम अल्फ़ाबेट भी है न्यूमेरिक भी है। एक मिनट, ही मेरा थोड़ा लैपटॉप हैंग्स हो गया। मान लो मेरे पे एक ड्रग है, ये कॉन्स्टिपेशन की है, दूसरी मेरे पे है BP की, तीसरी मेरे पे है साइकोटिक ड्रग, इसकी एक ड्रग कैटेगरी है, मैंने इसे 1A मान लिया, अगली आई 1 मतलब 2B मान लिया, या ऐसी मान लिया 1A 2A 3A, इस कैटेगरी की सब A में रखी, 1 2 3A 5 ऐसे। इसमें क्या मान लिया मैंने 1B 2B 3B 5B 6B 1C 2C 3C 5C 6C, ऐसे करके मैं कितनी सारी ड्रग को एक साथ हैंडल कर सकता हूँ। मान लो 1Z तक हो गया, इसके बाद मुझे करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दोबारा है 1Z, ओके, 1AA 1BB 1CC, ऐसे 1ZZ हो गया, 1AAA 1BBB, मतलब कितनी भी ड्रग को मैं क्या कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ इससे। कितनी भी ड्रग करवा लो कैटेगरी में तो कितनी बना लेंगे इस तरह। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल से। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, अल्फा से मतलब अल्फाबेट ABCD वाले, न्यूमेरिक से 1 2 3। इससे हम क्या करते हैं, हम लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, लार्ज स्केल डाटा को हैंडल कर सकते हैं। कोडिंग ऑफ आइटम्स हेल्प इन, जो आइटम्स है उनकी कोडिंग किस चीज में हेल्प करती है, जो कोड दे देते हैं हम आइटम्स को, उनका हम किस चीज में हेल्प मिलती है हमें। हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम, फटाफट उसका कोड निकाला, पता लग जाएगा ये वाली दवाई है हम यहाँ रखते हैं। मान लो मैंने कोड बना रखा है 12167, उसके पीछे बार कोड लगा दिया। अब जैसे मैं उस बार कोड को स्कैन करूंगा मुझे पता लग जाएगा अच्छा ये वाली ड्रग है, इसका प्राइस ये है, ये हम नार्कोटिक ड्रग है यहाँ रखेंगे, साइकोट्रोपिक यहाँ रखेंगे, एनाल्जेसिक यहाँ रखेंगे, नशेड यहाँ रखेंगे। नशेद मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, कभी कोई नशेद कुछ और सोच ले। अगर मेरी आवाज़ फास्ट हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब स्लो करके देख लेना। मुझे पता है इतने जागरूक बच्चे हैं, उन्हें सब आता है,
स्लो कैसे करते हैं, स्पीड फास्ट कैसे करते हैं, और प्ले लिस्ट में कैसे जाते हैं, आई बटन कैसे चेक करते हैं, डिस्क्रिप्शन पे कैसे जाते हैं, कमेंट कैसे करते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ ऐसे बच्चे हैं जो वही बच्चे हैं जो ये जानते हैं, और जो नहीं जानते तो भी सीख लो, और क्या कहें। द लेआउट ऑफ ड्रग स्टोर डिपेंड ऑन, जो लेआउट है ड्रग स्टोर डिपेंड, जो एक ड्रग स्टोर है उसका लेआउट किस चीज पे डिपेंड करता है, फार्मासिस्ट पे। फार्मासिस्ट का मन करेगा कि नहीं एक काम करते हैं, यहाँ काउंटर ठीक नहीं लग रहा, हटा के इसे फेंक दो, मजा नहीं आ रहा, या एक काम करते हैं बिल ऐसे नहीं बनाते, वो अमाउंट लिखेंगे बस बिल के अंदर, बाकी ड्रग फ्रग नहीं लिख रहे हम, क्या उसके लेआउट क्या उसके उस पर होगा। ये तो खैर है बिलिंग पर्पज हो गया। वैसे सामान रखना है, जैसे हमारे जो फार्मेसी है उसके अंदर रूल होता है कि जो पॉइजनस आइटम होते हैं वो हम कहाँ रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, एक अंधेरी जगह में। फार्मासिस्ट का मन क्या, नहीं मजा नहीं आया, सब साग के रखो। अगर किसी कोई दुखी इंसान है उसे जब तक पॉइजन दिखेगा नहीं वो लेगा कैसे, ऐसे भी कर सकते हैं बहुत से सिर्फ फार्मासिस्ट, मतलब होते नहीं है ऐसे। खैर हमारी एक बहुत, जो हमारा प्रोफेशन है फार्मासिस्ट, एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और हमें भी इसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। मैंने तो एग्जाम्पल में बोल दिया। जो मान लो कि फार्मासिस्ट का दिमाग घूम गया, वो कहे कि नहीं मजा नहीं आ रहा, सारी दवाई ऐसे सेल्फ में क्यों रख रखी है, नीचे रख दो ना, जमीन पे बिखेर के रख दो, अपना आप ढूंढ लेंगे हम। तो उसके हिसाब से थोड़ी ना रखेंगे, तो फार्मासिस्ट के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेस, अब कह दो कि सर मेरे पास तो स्टूल जितनी जगह है मैं तो इसमें रखूंगा जगह, तो भाई तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी नहीं अब ये चीज़। कुछ रूल स्पेसिफाई कर रखे हैं शेड्यूल एन के अंदर। शेड्यूल एन के अंदर वही है कि क्या रिक्वायरमेंट्स और क्या टर्म्स कंडीशन है एक फार्मेसी खोलने की, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है लेआउट है उसका, कि 10x10 का कमरा चाहिए, ये चाहिए, फ्रंट में ये चाहिए, वेल मैनेज हमारे वो चाहिए, रेक चाहिए, बकाया उसके अंदर गिलासेज होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, कैटेगरी वाइज होना चाहिए, अलग अलग, मतलब जो भी होते हैं सब कुछ शेड्यूल एन के अंदर होता है। शेड्यूल में बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ तो टेंशन नहीं लेनी। साइट सिलेक्शन ऑफ ए ड्रग स्टोर इज, जो साइट सिलेक्शन होता है एक ड्रग स्टोर का वो क्या किस पे होता है, एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है या इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कोई क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर हम कोई ज़्यादा दिमाग न लगाए इसमें कुछ ही ले ले तो क्या ही फर्क पड़ेगा। इररिलेवेंट बकवास काम है। जो अगर साइट सिलेक्शन कर रहे हैं हम किसी ड्रग स्टोर का तो भाई इंपॉर्टेंट काम है, वहां से तुम्हारी पूरी जिंदगी की रोजी रोटी चलेगी फिर आगे, तो इम्पोर्टेंट काम है, ये तो क्वेश्चन है ही था ही नहीं कुछ। स्क्रैप्स मतलब जो एक तरह से कबाड़ हो जाता है, या जो इस टाइम आइटम यूज में नहीं है। सरप्लस जो एक्स्ट्रा आइटम है। डिस्पोजल, इनका जो डिस्पोजेबल है मतलब इनका जो मैनेजमेंट है वो किस में हेल्प करता है, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने में। रिलीज सरप्लस फंड, मेक अवेलेबल स्पेस, या ऑल ऑफ दी अबव। ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट भी घटाएगा। मान लो अगर आपके पास इस स्क्रैप है, इसे हटाओगे, ये अगर रिटर्न जाएगा तो रिटर्न चला जाएगा, उसकी जगह जो हमें पैसे आएंगे वो हम कहीं और यूज कर सकते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस ही कर रहा है एक तरह से, मतलब फायदे में कर रहा है। सरप्लस आइटम है तो उसके लिए हम फंड निकाल देंगे, हमें पता है कि इसकी एक्सपायरी होने वाली है, अगर ये वापस नहीं जाएगा तो हमसे कैसे ना कैसे करके हम उसे डिस्काउंटेड आइटम में भी निकाल सकते हैं, और जब ये चीज़ दोनों निकल जाएंगी तो स्पेस भी अवेलेबल होगा, तो सारी चीज़ हमारे फायदे की है। तो ये क्या है, ऑल ऑफ दी अबाउ, हर तरह से फायदा दे रहा है। ये क्वेश्चन हमें रटने नहीं है, पहले बता दूं, ये बस समझ के करने हैं। ऑल ऑफ दी अबाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल हेल्प टू कंट्रोल एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज। जो इन्वेंट्रीज है इसके अंदर कौन सी लेवल है जिसके अंदर जो कंट्रोल करता है, कौन सा लेवल है जिसके अंदर जो एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है ना इन्वेंट्रीज के अंदर, उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये हमारा होता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल वही है जो हम अपना वर्क ऑप्टिमाइज करते हैं ना, अगर हम जितनी अच्छी तरीके से ये चीज़ मेंटेन करेंगे मैक्सिमम तरीके से, उतनी ज़्यादा हमारा जो ये है ना इन्वेंट्रीज, इसके ऊपर जो एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट है क्या होगा, हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ये हम साइट सिलेक्शन करें, ये जितने भी काम अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमारा साइट सिलेक्शन क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा कहीं हद तक, तो मैक्सिमम लेवल तक। आज की क्लास यहाँ तक ही। कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बाकी थैंक यू सो मच।